नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे साथियों और सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो कि देश में छाया हुआ है और ये मुद्दा आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्ट हमारे परिवारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बात करेंगे पतंजलि का मामला क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को होना पड़ा पेश, मांगनी पड़ रही है माफ़ी और कैसे शुरू हुआ था ये पूरा विवाद। यानी सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को एलोपैथी को नीचा दिखाने के किसी भी प्रयास के खिलाफ चेतावनी दी और उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दोनों को अभी भी मुक्त नहीं कर रहा है। रामदेव और बालकृष्ण की तरफ से जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच को बताया कि वे अपराध के लिए सार्वजनिक माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसा क्या रहा कि बाबा रामदेव को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। इसीलिए ये मुद्दा आपको जानना जरूरी है और मेडल स्कॉलर इसीलिए इस मुद्दे की बारीकी को समझाने के लिए आपके लिए लाया है एक स्पेशल वीडियो। और आशा करता हूं कि इस मुद्दे को समझने के बाद आप जागरूक होंगे अपने अधिकारों के प्रति। तो चलिए विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, शुरू करते हैं आज के इस स्पेशल सेशन को। साथियों, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक योग गुरु रामदेव और मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही है। कोर्ट ने दोनों को एक हफ्ते का वक्त दिया है, यानी पतंजलि को हफ्ते भर के अंदर भ्रामक विज्ञापन दिखाने के मामले में सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने सामने रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए। हालांकि कोर्ट ने साफ कहा कि इससे मामला खत्म नहीं होगा। कोर्ट ने इस माफी और 10 अप्रैल को दायर किए गए माफी के हल्फनामे को अभी स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने पतंजलि की तारीफ भी की और कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन एलोपैथी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के सख्त लहजे के बीच रामदेव ने कहा, हमारा कोर्ट के प्रति अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। अब मामले में 23 अप्रैल को सुनवाई होगी, यानी 23 अप्रैल 2024 को वो तारीख होगी जब कोर्ट अपना पक्ष रखेगा। उससे पहले साथियों, आपको ये मामला जानना चाहिए और इसमें क्या पेचीदगी है उनको भी समझना आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए भी ये सेशन उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बात यहाँ आपके फ्यूचर की है। शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। ये याचिका 17 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया और खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया है। आरोप लगाया कि विज्ञापन में यह भी दिखाया गया कि पतंजलि प्रोडक्ट कोविड वायरस समेत अन्य कुछ बीमारियों को पूरी तरह और स्थायी तौर पर ठीक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक चिकित्सा और कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद ने अपमानजनक अभियान चलाया। तो ये बात थी साथियों, एक व्यक्ति के द्वारा कोई केस नहीं किया गया है बल्कि भारत की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ये केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। तो ये वैसे ही इंटरेस्टिंग हो जाता है आपके लिए। पतंजलि पर 2 कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया गया है। इसमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का जिक्र है। तो विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पतंजलि ने कौन से 2 कानून का उल्लंघन किया है। उसमें है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इनका साल आपसे पूछा जा सकता है। इनका आपको पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे एक्ट हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं कंज्यूमर को। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में प्रावधान है कि किसी भी बीमारी को बिना साइंटिफिक प्रूफ के पूरी तरह ठीक करने का दावा करना गलत और भ्रामक है और यह कानून का उल्लंघन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रावधान है कि कोई कंपनी झूठा या भ्रामक प्रचार नहीं कर सकती। अगर वह ऐसा करती है और उपभोक्ता के हित के खिलाफ है तो कानून के उल्लंघन के दायरे में आता है। दरअसल पतंजलि ने प्रिंट मीडिया में कुछ विज्ञापन जारी किए थे और इन विज्ञापनों में डायबिटीज और अस्थमा को पूरी तरह से ठीक करने का दावा किया था।
तो साथियों, यही है जागरूकता कि जब आपको विज्ञापनों पर विश्वास नहीं करना है, देखना है, समझना है और उसके बाद ही किसी चीज को खरीदना है। कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कैसे हुआ, आइए जानते हैं। मंगलवार को रामदेव और बालकृष्ण की ओर से पेश वकील ने कहा, हम कोर्ट में एक बार फिर माफी मांगते हैं। हमें पछतावा है और हम जनता के बीच माफी मांगने के लिए तैयार हैं। बेंच ने दोनों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि विज्ञापन के जरिए आपको जो करना है करें, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बंधन से बाहर हैं। यानी कोर्ट का रुख वेरी सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त है सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में। बेंच ने उन्हें माफ़ी मांगने का 1 सप्ताह का समय दिया है। सुनवाई के दौरान बेंच ने रामदेव और बालकृष्ण से बातचीत की और उनसे पूछा कि उन्होंने अदालत को दिए गए आश्वासन और उसके द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन क्यों किया। देखिए साथियों, ये मामला बताता है कि कोर्ट या संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें होता रहे और पब्लिक सब सुनती रहे। साइंस है, विज्ञान है, विज्ञान की तकनीक पर जो खरा उतरेगा उसे जनता मानेगी। क्यों नाराज हो गया था सुप्रीम कोर्ट? अदालत में 2 अलग अलग हल्फनामे दायर किए गए हैं। एक हल्फनामे में रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले 21 नवंबर के आदेश के बाद बयानबाजी करने पर माफी मांगी है। अदालत को दिए गए आश्वासनों के बावजूद पालना न करने और उसके बाद दोनों द्वारा मीडिया में दिए गए बयानों से पीठ नाराज हो गई थी। बाद में कोर्ट ने नोटिस जारी कर बताने के लिए कहा था कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। जब कोर्ट का हथौड़ा चला तो रामदेव और बालकृष्ण जाकर के खड़े हो गए कोर्ट के सामने। 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की थी और बिना शर्त माफी मांगने के हल्फनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे पर ढिलाई बरतने के लिए उत्तराखंड के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी कड़ी फटकार लगाई थी। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि रामदेव बाबा ने क्या विवादित बयान दिया था, कौन से ऐसे कथन थे जिनके ऊपर आईए में गया सुप्रीम कोर्ट। तो आइए देखते हैं। साथियों, रामदेव बाबा ने 2021 में एक बयान में कहा था कि एलोपैथिक दवाएं खाने से लाखों लोगों की मौत हुई है। उन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस भी कहा था। इसके कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वातावरण में भरपूर ऑक्सीजन है, लेकिन लोग बेवजह सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। रामदेव के इस बयान पर तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था, डॉक्टरों के बारे में रामदेव की टिप्पणी अस्वीकार्य है और उन्हें तत्काल रूप से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद रामदेव ने कहा कि वो अपना बयान वापस लेकर इस विवाद को विराम दे रहे हैं। यानी पहले आप विवाद पैदा करो और फिर तुरंत माफी मांग लो। ये कल्चर रहा है पतंजलि के संस्थापकों का। हालांकि कुछ घंटे बाद उन्होंने फिर एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर सवाल खड़े किए और रामदेव ने 25 पेज की एक चिट्ठी लिखी और सवाल किए। यानी जब मौका था, जब आपने माफी मांगी और फिर से भ्रामक विज्ञापन दिए और उसके बाद से फिर से मीडिया में और आम पब्लिक के सामने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे उनके प्रोडक्ट बिके। आईएमए ने पतंजलि पर क्या आरोप लगाए हैं, आइए एक बार उन पर भी नजर डालते हैं। दरअसल कोविड-19 महामारी के दौरान साल 2021 में योग गुरु रामदेव ने एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल्स पर कुछ विवादास्पद टिप्पणियां भी की थी। इसे लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। रामदेव ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक एफआईआर से सुरक्षा की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। रामदेव का कहना था कि उनकी टिप्पणियां किसी अपराध के दायरे में नहीं आती हैं। उनके खिलाफ सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा, पतंजलि ने कोविड-19 वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बदनाम करने वाला अभियान चलाया। और ये तो यकीन करना पड़ेगा साथियों कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, आज उसी की वजह है कि आज हम सब सेफ हैं। और उसी वैक्सीनेशन के खिलाफ बाबा रामदेव ने बयान दिया था। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथिक दवाओं की उपेक्षा हो रही है। ये तो आपको भी पता है कि आयुर्वेद में इलाज हो सकता है लेकिन स्लो है, यानी उसका जब तक साइंटिफिक प्रूव ना हो जाए, जबकि एलोपैथी साइंस को प्रूव हो चुकी है। बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, आप और हम दिल्ली हॉस्पिटल जाके इलाज भी कराते हैं।
आयुष मंत्रालय और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी लगाई थी फटकार। आइए, मैंने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है। विद्यार्थी इन दोनों कानूनों को नोट कर ले, आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी रामदेव को फटकार लगाई थी और हाईकोर्ट ने कहा था कि वो एलोपैथी के खिलाफ बयान देकर लोगों को गुमराह ना करे। आपके बयान से दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आइए मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमानुल्लाह ने 21 नवंबर 2023 को सुनवाई के दौरान कहा था, पतंजलि को सभी भ्रामक दावा करने वाले विज्ञापनों को तुरंत बंद करना होगा। कोर्ट का कहना था कि ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और हर एक प्रोडक्ट के झूठे दावे पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात कही थी कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 को। इसके बाद रामदेव बाबा फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूछते हैं अपने चिर परिचित सवाल। जस्टिस कोहली ने पिछले साल 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रामदेव से सवाल पूछा। सुनवाई के दौरान रामदेव ने कहा कि उनका इरादा कभी भी किसी भी तरह से कोर्ट को अनादर करने का नहीं था। उस वक्त हमने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, यानी आप झूठे विज्ञापन दें, झूठे वादे करें, जनता को भ्रमित करें ऐसे मौके पर जब देश में महामारी आई हुई थी और जब आपका माल बिक गया, तब आप कोर्ट के सामने जाकर के खड़े हो जाएं और कहें कि हमने जो किया वो गलत किया। उसका जो जनता के करोड़ों रुपए के जो आपने कमाए, जनता को जो मूर्ख बनाया, उसके लिए क्या जिम्मेदारी है आपकी? इसका जवाब कोर्ट को जरूर पूछना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपए का उस समय आपने बिजनेस किया, अगर वो गलत था तो जनता के बीच आकर के आपको माफी मांगनी चाहिए और जनता से कहना चाहिए कि आपने जो कहा था वो गलत कहा था। और यही रुख कोर्ट का है, क्योंकि आपने जब वक्त ऐसा था जब आपको मदद करनी चाहिए थी जनता की, उस समय आपने बिजनेस किया। बालकृष्ण जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेडल स्कॉलर आपसे सवाल पूछता है कि जब आप उस समय गलत थे तो ऐसा क्यों कर रहे थे? भारत देश ने आपको इतना प्यार दिया, जनता ने इतना प्यार दिया, आंखों पर बैठाया आपको, और आपने क्या किया? क्या दिया? विश्वासघात दिया जनता को। आपने मेडिकल के नाम पर, हमने आंख बंद करके आप पर विश्वास किया। मेडल स्कॉलर फिर सवाल पूछता है, उस महामारी के दौर में लाखों करोड़ों लोगों ने आप पर विश्वास किया, आपकी किट को खरीदा, और बाद में आज जब हमें पता चल रहा है कि हम मूर्ख बनाए गए थे, हमारे आपकी जो दवाएं थी वो कुछ नहीं थी, असर नहीं कर रही थी, तो फिर आज या तो आप क्लियर करें कोर्ट के सामने कि आपकी दवा में दम है, आप साइंटिफिक प्रूफ दें कोर्ट को कि आपने जो दवा बनाई वो बेहतरीन दवा थी। और अगर आज आप यहां आकर के कह रहे हैं कि आपने उस समय जो किया वो गलत किया, तो रामदेव बाबा आप पर आगे से कौन विश्वास करेगा? बालकृष्ण जी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री आप चलाते हैं इस देश में, और अगर आप झूठे निकलेंगे तो लाखों करोड़ों भारतीयों का विश्वास टूटेगा, हर उस सीनियर सिटीजन का विश्वास टूटेगा, हर उस बुजुर्ग का विश्वास टूटेगा जो आप पर आंख बूंद करके आपके प्रोडक्ट को यूज करता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अगर आप गलत हैं और आपके ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि कामयाब नहीं हैं, मार्केट से उनको तुरंत उठवाइए। आज भी आपकी दुकानों पर कोरोनिल और स्वसारी बिक रही है, उसके एडवर्टाइजमेंट आज भी आप कर रहे हैं। तो अगर वो गलत है या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप वादा करते हैं ठीक होने का, उनके साइंटिफिक प्रूफ दीजिए कोर्ट को, और आज जनता को क्लियर करिए कि आपके कौन से प्रोडक्ट गलत हैं और कौन से सही, जिससे जनता को क्लियर हो सके कि आपकी कौन सी बात पर विश्वास करे और कौन सी बात पर नहीं। भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह काम के प्रति उत्साह में हो गया था। आप देखिए, नीचता की हद होती है। बिल्कुल मैं यहां पर नीचता शब्द का यूज करूंगा। बाबा रामदेव जी, आपने नीचता को भी धक्का दे दिया। आप कह रहे हैं कि आपने उत्साह में यह काम हो गया। आप कैसे कह सकते हैं? जब लाखों लोग मर रहे थे उस समय आप में उत्साह आ रहा था।
आप में किस चीज का उत्साह था? पैसे कमाने का उत्साह था आपको, बिजनेस करने का उत्साह था आपको? मेडल स्कॉलर आज आपसे सवाल पूछता है रामदेव जी, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बाबा का चोला उतार फेंकिए, सामने आइए जनता से मुकाबला करिए। आप कोर्ट के सामने छुप करके आज आप कोर्ट को कह रहे हैं कि आप में काम के प्रति उत्साह हो गया था उस समय, यानी आपका बिजनेस 4 गुना बढ़ गया, इसका उत्साह था आपको। जनता मर रही थी रामदेव जी उस समय पर, और आपने भ्रामक विज्ञापन देकर जनता को ठगा है। कड़ी से कड़ी सजा आपको मिलनी होगी। कोर्ट को सुनिश्चित करना होगा। जनता का विश्वास तोड़ा है आप दोनों ने मिलकर के। आप कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हो और कहते हो ये काम के प्रति उत्साह से हो गया। उस जनता के प्रति कौन जिम्मेदार होगा जिसने लाखों करोड़ों रुपए में आपके प्रोडक्ट खरीदे हैं? किसी को भी यह गलत बताने का हमारा कोई इरादा नहीं था, ऐसा कहना है आपका। तो फिर आपने किया क्या? आपने जनता को 550 रुपए में किट बेची। लाइन लग के जनता ने आप पर विश्वास किया कि बाबा रामदेव कह रहे हैं वो सच कह रहे होंगे, और आज आप कोर्ट में छुप करके कह रहे हो कि आपके काम के उत्साह में हो गया ये काम आपसे। आगे से इसके प्रति जागरूक रहूंगा और आगे से नहीं होगा। आप अब क्या जागरूक होंगे रामदेव जी? भीष्म महामारी का फायदा उठाया आपकी पतंजलि ने। कैसे कैसे लोगों को विश्वास था आपके ऊपर, और आज आप कोर्ट में मुंह छुपा करके कह रहे हैं कि ये आपसे गलती हो गई। इस गलती की सजा जानते हैं आप? लाखों करोड़ों का विश्वास तोड़ना, इसकी सजा जानते हैं आप? मेडल स्कॉलर आपसे सवाल पूछता है, अगर आप गलत हैं तो सार्वजनिक रूप से आकर के अपने प्रोडक्ट को मार्केट से हटाइए। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं, किस किस पर आपका दावा गलत है? अब कौन विश्वास करेगा आपके प्रोडक्ट पर? जनता को भ्रमित मत करिए। आज भी पतंजलि की साख उतनी ही है। आज भी अगर आप पतंजलि को बचाना चाहते हैं, आयुर्वेद को बचाना चाहते हैं, बदनाम होने से बचाना चाहते हैं, तो मेडल स्कॉलर आपसे रिक्वेस्ट करता है सार्वजनिक आकर के उन अपने प्रोडक्ट को हटाइए जो कि भ्रामक हैं और तथ्यों पर खरे नहीं उतरते हैं। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं, जब बालकृष्ण के रुख से नाराज हो गए जज, ऐसा क्या कर दिया बालकृष्ण जी ने कि जज को भी उनके ऊपर अपना गुस्सा दिखाना पड़ा। तो आइए एक रुख उस बात की ओर भी करते हैं। साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, ध्यान से सुनिए क्योंकि आपके विश्वास को ठगा गया है। जब बेंच नाराज हो गई तब पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बालकृष्ण ने कहा कि रामदेव का कंपनी के रोजमर्रा के मामलों से कोई लेना देना नहीं है। बालकृष्ण जी, आप बच्चे नहीं हैं, इतनी बड़ी कंपनियों का आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप कैसे कह सकते हैं जो एक बाबा रामदेव जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको कह रहे हैं कि कंपनी से कोई लेना देना नहीं है? जस्टिस अमानतुल्लाह ने बालकृष्ण से कहा, आप फिर से अपने रुख पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि माफी दिल से नहीं आती है। रोहतगी ने शुरुआत में ही अदालत से कहा कि वो सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैंने एक सुझाव दिया था कि मैं खेद जताने के लिए, जनता को ये बताने के लिए सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अदालत के प्रति कुछ दिखावा कर रहा हूं। बेंच ने उनसे कहा कि भारत में आयुर्वेद, योग, एलोपैथी और यूनानी जैसी कई चिकित्सा पद्धति हैं। जनता उन सब में विश्वास करती है। किसी एक पद्धति को खराब कहना या उसे खत्म करने की सोच रखना यह सही नहीं है। रामदेव जी ने बेंच से कहा कि चिकित्सा की 2 पद्धति के बीच इस तरह के टकराव काफी समय से है। रामदेव जी, टकराव आपने पैदा किया। भारत की जनता सदियों से आयुर्वेद का यूज करती रही है, कभी कोई टकराव नहीं था। जिसको मन है वो एलोपैथी में जाए, जिसको इलाज जिस पद्धति में कराना है उसमें कराता था। लेकिन आपके भ्रामक विज्ञापनों की वजह से ये खाई पैदा हुई है और उनका इरादा एलोपैथी का अनादर करना नहीं था। तो क्या कहा था, क्यों माफी मांग रहे हैं आज कोर्ट में जाकर के आप? इससे पहले रामदेव और बालकृष्ण ने फर्म द्वारा जारी विज्ञापनों पर अपने उत्पादों की औषधीय प्रभावकारिता के बारे में बड़े दावे करने पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी थी। मैं कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो आपने माफी मांग ली, कोर्ट में किसने देखा? लेकिन जिस जनता ने अपनी गाड़ी कमाई से आपके प्रोडक्ट खरीदे, आप पर विश्वास किया, घर घर में आपके प्रोडक्ट हैं रामदेव जी, तो उस जनता से आप कब माफी मांगेंगे? उस जनता को न्याय कब मिलेगा? अगर कोर्ट में आप खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि आपने गलत किया, आपके प्रोडक्ट में, आपकी दवाइयों में वो दम है ही नहीं, तो करोड़ों रुपए इस जनता से आपने उगा कर दिए। एक तरीके से गरीब जनता पर आपने दोहरी मार की है। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, आइए मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल की सुनवाई में पतंजलि और बालकृष्ण को कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं देने पर फटकार लगाई थी और कहा था कि यह पूरी तरह कोर्ट की अवहेलना है।
कोर्ट ने केंद्र पर भी सवाल उठाए थे और कहा था, आश्चर्य की बात है कि जब पतंजलि ये कह रही थी कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है, तो केंद्र ने अपनी आंखें बंद रखने का फैसला क्यों किया। बिल्कुल सही सवाल कहा सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र की भी उतनी ही जिम्मेदारी थी। जब बाबा रामदेव खुलेआम प्रचार कर रहे थे तो केंद्र की अथॉरिटीज बैठे हुए मुंह देख रही थी, यानी बढ़ावा देने का काम तो केंद्र ने किया है बाबा रामदेव को। उसी समय क्यों नहीं अथॉरिटीज ने एक्शन लिया, क्यों नहीं? आज एक आम आदमी अगर इस तरह से कर देता तो सलाखों के पीछे होता, लेकिन बाबा रामदेव को खुली छूट दी गई। तो मैं उन जिम्मेदारों पर भी एक्शन की रिक्वेस्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट से, जो उस समय इसके लिए जिम्मेदार थे और जिन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि उसे रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ झूठी गवाही का मामला भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हल्फनामे के साथ जो दस्तावेज जोड़े गए वो बाद में तैयार किए गए हैं। आप देखिए साथियों, एक तो गलती की, ऊपर से बाबा रामदेव चोरी भी कर रहे हैं। यहां पर आप झूठी हल्फनामा भी दायर कर रहे हैं। हल्फनामा जो दिया, उनके साथ जो पेपर दिए गए वो भी बाद में झूठे पाए गए। आप अब सोचिए इस देश में किस तरह का एक अंधा कारोबार होता है। एक सन्यासी के रूप में एक कारोबारी किस तरह आपकी आंखों में धूल झोंक रहा था। ये झूठी गवाही का स्पष्ट मामला है। हम आपके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे, लेकिन वही सब बता रहे हैं जो हमने अब तक देखा है। ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तो विश्वास करेंगे साथियों। जानिए 16 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कोहली ने रामदेव से कहा, हम समझना चाहते हैं बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों यहाँ हैं। आपकी बहुत प्रतिष्ठा है, लोग आपको देखते हैं, आपके कार्यों की सराहना करते हैं। आपने योग के लिए बहुत सारे काम किए हैं। रामदेव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो भी गलती की है उसके लिए मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। कोर्ट से क्या माफ़ी मांगेंगे बाबा आप? जनता से माफ़ी मांगे जिसने आपके प्रोडक्ट खरीदे, जो ने आंख मूंद करके आप पर विश्वास किया। उस जनता के सामने आकर कब कहेंगे कि आप गलत थे? अभी माफी स्वीकार नहीं हुई है साथियों। सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत सख्त रवैये में है। जस्टिस अमान उल्ला ने कहा कि आप एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते, आप अपना काम करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेंच ने कहा, उसने पतंजलि के वकील के हल्फनामा देने के बाद पिछले साल नवंबर में आदेश पारित किया था। बेंच ने कहा, आपने यह सब तब किया जब अदालत का आदेश था। आप इतने भोले नहीं थे कि आपको पता ना चले कि अदालत में क्या हुआ है। बेंच ने कहा, इतनी मासूमियत अदालत में काम नहीं आती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके वकील ने माफ़ी मांग ली है, तो हमने अभी तक ये तय नहीं किया है कि आपकी माफ़ी स्वीकार की जाए या नहीं। यानी कोर्ट ने अभी तक बाबा रामदेव और बालकृष्ण जी की जो माफ़ी है उसको स्वीकार नहीं किया है। अब बात आती है, अब जो सुनवाई की तारीख दी है साथियों, वो दी है 23 अप्रैल 2024 को। यानी 23 अप्रैल को फिर सुनवाई है और दोनों को उपस्थित रहना होगा, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर कोर्ट ने कहा, आप इतने मासूम नहीं हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई आपका हृदय परिवर्तन हुआ हो। ऐसा तो लग नहीं रहा है कि आपका कोई हृदय परिवर्तन हुआ हो। अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हैं। हम इस मामले को 23 अप्रैल को देखेंगे और आप दोनों यानी बाबा रामदेव और बालकृष्ण उस दिन भी कोर्ट में मौजूद रहे। बालकृष्ण ने भी गलती के लिए माफ़ी मांगी। बालकृष्ण जी कोर्ट के सामने, चंद लोगों के सामने आप दोनों ने माफ़ी मांगी, अपनी गलतियों का भी आपने पछतावा किया। लेकिन मेडल स्कॉलर आपसे पूछता है कि जनता के सामने आकर के कब माफ़ी मांगेंगे? आप जनता के गुनहगार हैं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं। जनता को आपने ठगा है। आपने उस कोविड के दौरान जब हजारों लाशें बिछ रही थी तब आपने बिजनेस किया, और आज आप कह रहे हो कि आपकी कोरोनिल और सोसारी में दम नहीं था। आप आज माफ़ी मांग रहे हो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर के। ये जायज़ नहीं है। मेरी पतंजलि के अथॉरिटीज से भी रिक्वेस्ट है कि आप सब ऐसा कोई भ्रामक विज्ञापन ना दें जो भारत की जनता के प्रति आपको नफरत पैदा करे। नहीं तो अच्छों का कारोबार सिमटते देर नहीं लगती है। ये घमंड किस बात का है? जनता के पैसे से आपकी दवाइयाँ बिकती हैं, आपका बिजनेस होता है। इस आयुर्वेद को बदनाम मत करिए। आयुर्वेद में बहुत बड़ी ताकत है। वो अपनी चिकित्सा पद्धति वर्षों से भारत में चली आ रही है और चलती रहेगी। ऐसे किसी भी रामदेव या बाबा रामदेव या बालकृष्ण के कहने से या ऐसे बयान देने से आयुर्वेद बदनाम नहीं होगा, ऐसी मेरी आशा है।
साथियों, आपको आज का ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए और हर उस विरोध का विरोध करिए जो विरोध करने लायक है, क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल को आने वाली पीढ़ियों को आप क्या जवाब देंगे। कोविड जैसी महामारी में चंद लोग आपका मजाक बना करके आपसे पैसे ऐंठते चले गए और आज भी हम चुप हैं, हमारी सरकारें चुप हैं, मौन हैं, देख रही हैं और उस समय के कर्ता धर्ता भी चुप थे जब अपने प्रोडक्ट को पब्लिक के बीच में बाबा रामदेव और बालकृष्ण लेकर आए थे। क्यों नहीं अथॉरिटीज ने उन पर एक्शन लिया, इसका जवाब भी तत्कालीन सरकार को स्पष्ट रूप से देना होगा। जवाब देने के साथ ही जनता से उन अधिकारियों को भी माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन में कोताही की। सिस्टम से बड़ा एक आदमी बनता चला गया और सिस्टम ने उसकी गुलामी करनी शुरू कर दी। आज में बस इतना ही साथियों, और ऐसे ही रिव्यू और ऐसे ही समाचार या ऐसे ही कथन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमें देखते तो हैं लेकिन हमसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है, मेडल स्कॉलर एकमात्र चैनल है जो बिना किसी शुल्क के आपको कंटेंट देता है, किसी तरह का कोई कोर्स नहीं बेचते हैं, निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करते हैं। तो आपका इतना फर्ज तो बनता है कि आप जब हमारे चैनल पर आएँ, वीडियोस देखें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें ताकत मिलती है। हमारा जब बड़ा परिवार होगा तो इससे मोटिवेशन उन लोगों को भी मिलता है जो इसके पीछे आप तक जो समाचार पहुंचाए जाते हैं उनमें जो लोगों की मेहनत है उन्हें सम्मान देने का काम करें, क्योंकि जब आप देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उनका मन भी दुखता है कि हमने इतनी मेहनत की, शायद आपको पसंद नहीं आया। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मॉरल अप होता है, काम करने का दुगना उत्साह होता है, नई चीज़ें आपके लिए लाने का मन करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी हमारे साथ इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करने के लिए भी कुछ नहीं है साथियों, जस्ट एक आपके राइट हैंड साइड में एक प्ले जैसा बटन है रेड कलर का, उसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। इसके साथ बहुत सारे ऐसे फायदे भी हैं जो आपको मिल सकते हैं। आइए एक चर्चा कर लेता हूं। साथियों, मेडल स्कॉलर से अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी सोच पॉजिटिव बनती है, आपको हमेशा आगाह करता है मेडल स्कॉलर, गलत को गलत और सही को सही बताता है, जिससे आपको एक दिशा मिलती है, सोचने की दिशा मिलती है, आगे बढ़ने की दिशा मिलती है, नॉलेज अपडेट होती है। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए भी ये चैनल बहुत फायदेमंद है। हम मेहनत करते हैं, की नोट्स देते हैं और रात दिन बिना किसी स्वार्थ के साथ आपके लिए काम करते हैं। साथियों, होता यही है कि आज जब भी आप कोई चैनल पर जाते हैं वो थोड़ी देर तो आपको कोई समाचार देगा, उसके बाद सीधे अपने प्रोडक्ट बेचने पर आ जाता है। हम आपसे कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं कहते हैं। निस्वार्थ भाव से जब सेवा कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 59% जो सब हमारे व्यूवर हैं वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चैनल देखते हैं हमारा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आशा करता हूं कि अगली बार जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक सब्सक्राइबर के रूप में जुड़ेंगे, सम्मान के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद साथियों।